मैं डॉक्टर शशिकांत सिंह, बीए 6 सेमेस्टर प्राचीन इतिहास के विद्यार्थियों के लिए सुमेरियन सभ्यता की अर्थव्यवस्था पर प्रकाश डालने जा रहा हूँ। लगभग 4000 ईसा पूर्व के आसपास सुमेरियन लोगों ने जब फारस की खाड़ी के उत्तर में अपना विस्तार किया तो वहाँ पर दलदलों को सुखाना, वहाँ से नहरें निकालना और नदियों पर बांध बनाना प्रारंभ किया। इस बात के प्रमाण हमें सुमेरियन साहित्य में मिलते हैं। सुमेरियन साहित्य में उल्लेख मिलता है कि उनके देवता मर्दुक ने जल देवता तियामत को पराजित कर सुमेरियनों के लिए दलदल को सुखाया और उस पर नरकट तथा धूल डालकर उनके लिए भूमि का निर्माण किया, जिससे वे अपने भवन और मकान का निर्माण कर सकें। मर्दुक उनके महत्वपूर्ण देवता थे। ऐसा लगता है जब बेबीलोनियन सभ्यता का सेमिटिक संस्करण हुआ तब मर्दुक नामक देवता की उत्पत्ति हुई। ऐसा लगता है इसके पहले जब सुमेरियन लोग स्थानीय सभ्यता के रूप में विद्यमान थे तब उनके देवता एनकी थे, जो जल के ही देवता थे, और एनकी का ही रूपांतरण मर्दुक के रूप में हुआ। हम सुमेरियन लोगों के संदर्भ में जब अध्ययन करते हैं तो यह पाते हैं कि सुमेरियन लोगों ने बाढ़ जब नदियों में आती थी तो अपने खेतों के किनारे ऊंची ऊंची मेढ़ या जिसको कह लें बांध बनाते थे ताकि बाढ़ के पानी को इकट्ठा कर सकें और उनसे नहरों का निर्माण कर उसके पानी को अपने खेतों तक पहुंचा सकें। हमें सिड्डूभ, जिसे हम रहट कह सकते हैं, के प्रचलन के भी प्रमाण मिलते हैं। हेरोडोटस ने मिस्र की सभ्यता के साथ साथ सुमेरियन सभ्यता में भी सिंचाई के साधन के रूप में इन बातों का उल्लेख किया है। इस काल में मंदिर राजनीतिक गतिविधियों के अतिरिक्त व्यापार, उद्योग और भूमि के वितरण के केंद्रबिंदु हुआ करते थे। किसी को भी व्यापार करना है अथवा अपना व्यवसाय लगाना है अथवा कृषि कार्य करना है तो इसकी देखरेख मंदिर की व्यवस्था के तहत ही होता था। नगर में एक प्रधान मंदिर होता था जिसका पुजारी ही मुख्य होता था, जिसको संगु कहा गया है। हमें मंदिर की गतिविधियों से संबंधित संगु, नुबंध, निरीक्षक जैसे पदाधिकारियों का नाम मिलता है, जो कृषि, पशुपालन, उद्योग, व्यापार, श्रम जैसे कार्यों की देख रेख करते थे। जो भूमि व्यवस्था थी वह 3 प्रकार की थी। एक ऐसी भूमि जिसे निगेन्ना कहा जाता था। यह सामूहिक भूमि होती थी और इस पर सभी लोग श्रम करते थे और उत्पादन का कार्य प्राप्त करते थे। दूसरी भूमि कूर कही जाती थी, जो मंदिर के सदस्यों के बीच वितरित की जाती थी। तीसरी भूमि उरुलल थी, जो लगान पर उठाई जाती थी और यह लगान
कृषि उपज का 1/6 प्राप्त किया जाता था। इसके अतिरिक्त पशुपालन का कार्य था, शिल्प का कार्य था, धातु उद्योग था, व्यापार था। ये सारी गतिविधियां मंदिर के द्वारा ही संचालित होती थीं। स्त्रियां भी मंदिर की गतिविधियों में भाग लेती थीं और उन्हें भी उपज का एक अंश प्राप्त होता था। हम यह देखते हैं कि जो भी उत्पादन होता था वह मंदिर के प्रधान पुजारी संघ के संरक्षण में होता था और संघ की सहायता के लिए नुबंध नामक एक अधिकारी होता था और उसके अधीन कई सारे निरीक्षक होते थे जो वस्तुओं के उत्पादन और वितरण से संबंधित कार्यों को देखते थे। कृषि कार्यों में जो उत्पादन होता था वह खाद्यान्न के रूप में तिलहन, फल, खजूर, ऊन, सुरा और अस्त्र शस्त्र के रूप में होता था और इनका भंडारण किया जाता था। जब इनका भंडारण किया जाता था तो इनके विवरण का कार्य भी इनका विवरण लिखने का कार्य भी होता था, जिस पर संघ और नुबंध के हस्ताक्षर होते थे। हम यह देखते हैं कि अन्य सभ्यताओं के विपरीत, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि सुमेरियन सभ्यता में जो मंदिर जो है धन और संपदा के केंद्र थे, उनमें भ्रष्टाचार के पूरे लक्षण थे, लेकिन सुमेरिया में ऐसा कहीं भी नहीं दिखाई देता है। इसलिए यह सभ्यता लंबे समय तक जीवित रही और यहाँ पर हमें धार्मिक समाजवाद दिखाई देता है। चाहे पुजारी हो, व्यापारी हो, दस्तकार हो अथवा मजदूर, सबको श्रम करना पड़ता था। यह अलग बात है, यह श्रम किसी को ज़्यादा करना पड़ता था और किसी को कम, लेकिन श्रम करना सबके लिए अनिवार्य था। कृषि उनकी जीविका का मुख्य साधन था, अर्थव्यवस्था का आधार था। कृषि कार्य पशुपालन के सहयोग से ही संभव था। फसलों की बुआई, कटाई, मड़ाई, खेतों की तैयारी, इन सब का उल्लेख सुमेरियन साहित्य में मिलता है। मुख्य फसल गेहूं, जौ, खजूर और बागवानी थी। मछली पालन के भी हमें प्रमाण मिलते हैं। हमें यहाँ के निप्पुर से एक अभिलेख मिला है जिस पर एक कृषक अपने पुत्र को बताता है कि अप्रैल और मई से पहले किस तरह से फसलों की कटाई कर लें, क्योंकि अप्रैल और मई के बाद मानसून सत्र में बाढ़ आती थी और फिर बाढ़ के समाप्त होने के बाद फिर फसलों की बुआई और अप्रैल मई तक किन किन फसलों को बोना है और काटना है, इसकी चर्चा की गई है। हम इस सुमेरियन अभिलेख को प्राचीनतम कृषि पंचांग के रूप में भी देखते हैं। हमें यहाँ से एक अन्य अभिलेख मिला है जिससे यह जानकारी मिलती है कि छोटे पौधों का भी किस तरह से संरक्षण किया जाता था। बड़े उसके किनारे किनारे बड़े वृक्षों को उगाया जाता था ताकि उन्हें धूप, हवा और बारिश के प्रकोप से बचाया जा सके। कृषि के साथ साथ पशुपालन भी होता था जो अर्थव्यवस्था का एक आधार था। पशुपालन में गाय सबसे महत्वपूर्ण पशु थी। इसे पशुओं की देवी कहा गया है, जैसा कि हम वैदिक सभ्यता में भी देखते हैं। गाय को माता कहा गया है, वही परंपरा आज भी दिखाई देती है और इसे अघन्या कहा गया है। यही हम सुमेरियन सभ्यता में भी पाते हैं। गाय के अतिरिक्त भेड़, बकरी, बैल, गधा के भी हमें संकेत मिलते हैं, लेकिन सुमेरियन लोग घोड़े से अनभिज्ञ थे। बैल और गधा
परिवहन का मुख्य माध्यम था और इन्हीं के माध्यम से व्यापार वाणिज्य का कार्य संचालित होता था। उद्योगों की जहाँ तक बात है, वह उद्योग मंदिरों के देखरेख में होता था और उद्योग बढ़ई, जुलाहा, लोहार, कुंभकार यह प्रमुख उद्योग धंधों को करने वाले थे। कच्चे माल का आयात किया जाता था। कच्चे माल में तांबा, टिन, सोना, चांदी और सीसा होता था। हमें तांबा ओमान से, टिन सीरिया से और चांदी तोरुस से आयात होती थी, जिन्हें ऊंटों और गधों के द्वारा लाया जाता था। इन धातुओं से, विशेषकर तांबे से, विभिन्न उपकरणों और अस्त्र शस्त्र का निर्माण किया जाता था। सोना महंगा था, इसलिए वह कुलीन वर्ग के लिए सम्मान की बात थी। जब चांदी धीरे धीरे सस्ती होने लगी तो चांदी का उपयोग जो है व्यापार के संदर्भ में भी किया जाने लगा और यह व्यापार सुमेरियन सभ्यता में सारगोन और दुंगी के काल में अपने उन्नति के शिखर पर था, क्योंकि इन दोनों शासकों ने व्यापारियों को संरक्षण प्रदान किया और व्यापार में सुधार करने का कार्य किया। जो व्यापार वस्तु विनिमय की सहायता से चल रहा था, अब वस्तु विनिमय के स्थान पर धातु पिंडों का इस्तेमाल किया जाने लगा। जैसा हम भारतीय संदर्भ में आहत मुद्राओं के प्रयोग के संदर्भ में देखते हैं और इस धातु पिंड में चांदी का इस्तेमाल होता था। बाद में चल के उसी चांदी के शेकल सिक्के निर्मित किए जाने लगे, लेकिन अभी इस स्थिति में हम चांदी को सिक्के का प्रतिरूप नहीं कर सकते। हम यह देखते हैं कि जो कर होता था वह धातु पिंड के बजाय नगद ही लिया जाता था। खाद्यान्न के रूप में खाद्यान्न के रूप में लिया जाता था और यह उपज का 1/6 होता था। जो भी व्यापारी व्यापार करता था, व्यापारियों का लेखा जोखा रखा जाता था और यह उस पर उनके हस्ताक्षर होते थे। यह लेखा जोखा बिल, रसीद तथा हुंडी के रूप में होता था। हम सुमेरियन सभ्यता में भी अपने माल की बिक्री के लिए कमीशन देने तथा अब उसकी लोकप्रियता को बढ़ाने के लिए एजेंट रखने का प्रमाण प्राप्त करते हैं। सैंधव व्यापार सिंधु सभ्यता से होता था, फारस की खाड़ी के क्षेत्रों से तथा मिस्र की सभ्यता से होता था। हमें सुमेरियन सभ्यता से सैंधव मुहरें प्राप्त होती हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि समकालीन सभी सभ्यताओं में सुमेरियन अर्थव्यवस्था हमें उन्नत और उचित दशा में प्राप्त होती है। बहुत बहुत धन्यवाद।